ओके, तो you already know actually today we are going to start the issue of debenture topic. Okay, you already know actually what is the debenture. ओके, डिबेंचर मतलब एक प्रकार के एक्चुअली कंपनी लोन ले रही है. ओके, डिबेंचर मतलब एक्चुअली हम जब शेयर्स इशू करते हैं वैसे ही डिबेंचर भी इशू होता है, लेकिन डिबेंचर्स में ये डिफरेंस रहता है कि डिबेंचर जो है वो ओनर नहीं रहते एक्चुअली. ओके, जो शेयर्स जो इशू करते हैं वो एक्चुअली ओनर रहते हैं एक्चुअली कंपनी के, मतलब जो इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं तो वो कंपनी के ओनर हो जाते हैं. लेकिन जो डिबेंचर होल्डर है वो कंपनी के ओनर नहीं होते एक्चुअली, वो क्रेडिटर बन जाता है. डिबेंचर्स मतलब वो क्रेडिटर बन जाते हैं, उनको हमें एक्चुअली अमाउंट रिफंड करना पड़ता है और वो कंपलसरी रहता है. हमारे जो परसेंट में उनको इंटरेस्ट देने का है वो भी एक्चुअली कंपलसरी रहता है पे करने के लिए. ओके, बिफोर जो शेयर्स का डिविडेंड हम पे करते हैं उसके पहले हमें एक्चुअली डिबेंचर्स का डिविडेंड पे करना एक्चुअली कंपलसरी रहता है. मतलब डिबेंचर का राइट्स ज़्यादा रहता है रीपेमेंट के टाइम में. ओके, तो हम एक्चुअली जो डिबेंचर जो इशू करते हैं उसको एक्चुअली फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है. आपको मालूम है डिबेंचर जब इशू करते हैं तो उसका ऐसा रहता है एक्चुअली 9% डिबेंचर. तो जो 9% जो मेंशन किया हुआ है 9%, ये जो रेट ऑफ डिविडेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है. डिविडेंड को इंटरेस्ट रिसीव होता है और वो एक्चुअली फिक्स परसेंट रहता है. ओके, फिक्स परसेंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है उसका. ओके, तो डिवेंचर्स को फिक्स परसेंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. और इसका जो रीपेमेंट जो पीरियड भी रहता है, जो रीपेमेंट जो पीरियड रहता है, मतलब अभी डिवेंचर आज इशू किए, मतलब करंट ईयर को कभी डिवेंचर्स कभी इशू किए थे, मतलब 1/4/2021 को. तो इसका रीपेमेंट पीरियड उनका एक्चुअली जब हम इशू करते हैं ना तभी एक्चुअली डिसाइड होता है. 5 ईयर्स का भी डिसाइड हुआ रहेगा. तो ये जो डिबेंचर्स है वो रिडम्पशन कब होगा उनका, 2026 को उसका रिडम्पशन हो जाएगा. ओके. ओके, इस दिन डेट को उनको रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट हो जाएगा. ओके, तो जब डिबेंचर इशू करते हैं तो उसका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है. ओके, उसको जो रीपेमेंट होता है वो एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर से पहले होता है. उसका जो रेट ऑफ डिविडेंड भी हो रहता है वो भी फिक्स रहता है. ओके, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो भी फिक्स रहता है. और जो इंटरेस्ट जो उनको पेमेंट होता है वो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर से उससे पहले उनको पेमेंट होता है. और जो डिबेंचर को जो पेमेंट करते हैं ना वो एक्चुअली जो हम अकाउंट्स में मेंशन करते हैं तो वो एक्चुअली उसका टैक्स बेनिफिट भी कंपनी को मिलता है. मतलब डिबेंचर्स का जो हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं वो एक्चुअली बिफोर टैक्स माइनस करते हैं. ओके, तो बिफोर टैक्स माइनस करते हैं, इसकी वजह से बिफोर टैक्स प्रॉफिट से पहले एक्चुअली मतलब माइनस कर देते हैं. तो और उसके बाद में माइनस करने के बाद हम टैक्स निकालते हैं. तो इसकी वजह से ये जो उसके जो उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट भी एक्चुअली टैक्स उसके टैक्स बेनिफिट मिलता है कंपनी को, क्योंकि वो डिडक्ट करके हम इंटरेस्ट डिडक्ट करने के बाद हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं. लेकिन जो शेयर्स पे हम जो डिविडेंड जो पे करते हैं ना, वो डिविडेंड पे करते हैं वो एक्चुअली आफ्टर टैक्स अप्रोप्रिएशन रहता है. आफ्टर टैक्स अप्रोप्रिएशन मतलब टैक्स कैलकुलेट करने के बाद वो हम डिडक्ट करते हैं, मतलब टैक्स पे उसको बेनिफिट मिलता नहीं है एक्चुअली. ओके, दूसरी चीज़ एक रहती है, ये जो डिबेंचर रहते हैं ना उसके वेरियस टाइप्स है एक्चुअली, आपको ऑलरेडी मालूम रहेगा एक्चुअली, बहुत सारे उसमें से एक्चुअली आपको टाइप्स मालूम रहेगा. ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी दो टाइप्स रहते हैं, सिक्योर डिबेंचर्स और अनसिक्योर डिबेंचर. अनसिक्योर डिबेंचर को नेक डिबेंचर्स भी बोलते हैं. ओके, अनसिक्योर्ड मतलब उसको एक्चुअली सिक्योरिटी, जिस डिबेंचर को सिक्योरिटी दिए रहेगी उसको बोलेंगे सिक्योर डिबेंचर. और सिक्योरिटी दो टाइप्स की रहती है, एक रहती है कोलेटरल सिक्योरिटी और दूसरी एक फिक्स सिक्योरिटी रहती है और फ्लोटिंग सिक्योरिटी रहती है. ओके, तो फ्लोटिंग वाली रहेगी मतलब ऑल असेट पे एक्चुअली सिक्योरिटी दी रहती है, ऑल असेट पे, ऐसे पर्टिकुलर एसेट उसको एसेट नहीं किए असाइन नहीं किए रहती है. और फिक्स सिक्योरिटी मतलब वो एक्चुअली पर्टिकुलर एसेट उसको एक्चुअली उस डिबेंचर को असाइन किए रहती है कि सिक्योरिटी करके. ओके, दूसरा एक्चुअली टाइप्स रहते हैं एक्चुअली. और अनसिक्योर्ड वाले बोलेंगे तो अनसिक्योर्ड पे सिक्योरिटी नहीं है, वो अनसिक्योर्ड है. दूसरे टाइप्स रहते हैं कन्वर्टिबल, ये पहला बोला सिक्योर्ड. सिक्योरिटी टाइप पे एक्चुअली सिक्योरिटी में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड रहता है. ओके. ओके, सिक्योर्ड आणि अनसिक्योर्ड. ओके, सेकंड एक्चुअली टाइप हम बोल सकते हैं कन्वर्टिबिलिटी. ओके, कन्वर्टिबिलिटी. ओके, कन्वर्टिबिलिटी में कन्वर्टिबल है और नॉन नॉन कन्वर्टिबल. ओके, कन्वर्टिबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर. ओके, तो अभी डिफरेंस इसमें कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल आपको ऑलरेडी, कन्वर्टिबल मतलब जब रिडम्पशन होता है, जब रिडम्पशन होगा ना तो कन्वर्टिबल डिबेंचर रहेगा तो वो एक्चुअली इक्विटी शेयर्स और अदर अदर सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं.
ओके, तो वो रहेगा कन्वर्टिबल डिबेंचर। ओके, और जो डिबेंचर कन्वर्ट नहीं हो सकते वो रहेंगे नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। ओके, जो कन्वर्ट नहीं हो सकते वो रहेंगे नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। अभी थर्ड टाइप ऑफ डिबेंचर रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एक्चुअली, किंवा रिडीमेबल, वैसे बोलते हैं एक्चुअली रिडीमेबिलिटी। ओके, तो परफॉर्मेंस और रिडीमेबिलिटी पे, नहीं सॉरी, परफॉर्मेंस नहीं, परमानेंस एक्चुअली, मतलब रिडीमेबिलिटी, मतलब कितने टाइम पे हम वो रखेंगे हमारे बिजनेस में। तो यहाँ पर दो टाइप्स रहते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल, ओके, और इरिडीमेबल। ओके, इरिडीमेबल। ओके, रिडीमेबल मतलब जो कोई पर्टिकुलर पीरियड में वो रिडीम होने वाले हैं, मतलब ये डिबेंचर हमने 5 ईयर्स के पीरियड के लिए इशू कर दिया, मतलब 5 ईयर्स के बाद वो रिडीम हो जाएंगे, तो उसके बोलेंगे रिडीमेबल। और इरिडीमेबल मतलब वो लाइफ टाइम में कभी भी रिडीम नहीं होंगे, जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी वो रिडीम हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं एक्चुअली इरिडीमेबल। ओके, उसके बाद में टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में अभी निगोशिएबिलिटी पे है एक्चुअली। ओके, निगोशिएबिलिटी पे यहाँ पर एक्चुअली दो टाइप्स ऑफ डिबेंचर है, और रजिस्टर है और बेयरर है। रजिस्टर और बेयरर, रजिस्टर डिबेंचर और बेयरर। ओके, रजिस्टर डिबेंचर मतलब वो रजिस्टर, कंपनी का रजिस्टर रहता है, उसमें एक्चुअली एंट्री हो जाती है उनकी, एक्चुअली ओवर बोलते हैं रजिस्टर डिबेंचर, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं रहते। ओके, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं रहते। और दूसरा बेयरर डिबेंचर, बेयरर डिबेंचर मतलब वो फ्रीली ट्रांसफरेबल रहते हैं। ओके, उसका रजिस्टर एक्चुअली प्रिपेयर होता है फ्रीली, जिसके पास वो डिबेंचर रहेगा वो एक्चुअली उसका ओनर हो जाएगा। ओके, वो और रजिस्टर डिबेंचर, डिबेंचर सर्टिफिकेट रहेगा वो उसका ओनर हो जाएगा बेयरर डिबेंचर में। लेकिन डिबेंचर रजिस्टर डिबेंचर रहेगा तो सिर्फ डिबेंचर का सर्टिफिकेट उसके पास रहने से कुछ फ़ायदा नहीं है, वो एक्चुअली उसके रजिस्टर में उसका एक्चुअली एंट्री होना जरूरी है, तभी वो एक्चुअली ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब ट्रांसफर करने के लिए रजिस्टर में एंट्री होना जरूरी है, तो रजिस्टर डिबेंचर। और बेयरर डिबेंचर मतलब फ्रीली ट्रांसफरेबल रहता है। ओके, वैसा। और लास्ट टाइप का टाइप देखेंगे तो ये आ जाएगा ये प्रियोरिटी वाला। प्रियोरिटी डिबेंचर, प्रियोरिटी में दो टाइप्स रहेगा, फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर, फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर, फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर एंड सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर। ओके, सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर। अभी फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर मतलब, फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर मतलब एक्चुअली उसको जब प्रियोरिटी में उसको एक्चुअली कभी जो रीपेमेंट जब होता है, नहीं तो रीपेमेंट होता है तब उसको एक्चुअली फर्स्ट प्रियोरिटी दी जाती है। ओके, रीपेमेंट के टाइप पे। ओके, मतलब उसको फर्स्ट, जो फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर रहेगा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा रीपेमेंट के टाइम पे। और सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर मतलब फर्स्ट मॉर्गेज के पेमेंट होने के बाद उसको सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसे एक्चुअली टाइप्स ऑफ डिबेंचर है। ओके, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, रजिस्टर, बेयरर, फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज। ओके, इस प्रकार के टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स है। ओके, नेक्स्ट अभी जब हम एंट्री करते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर का, अभी मेन एक्चुअली जो हम देखने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट, अभी जो एंट्रीज रहता है एक्चुअली इश्यू ऑफ डिबेंचर का वो हम देखने वाले हैं एक्चुअली। डिबेंचर जब इश्यू होता है, डिबेंचर जब इशू किए जाते हैं तो उस टाइम पे हमें उसका जो रिडम्पशन का जो कंडीशन रहेगा ना वो भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। मतलब हम शेयर इशू करते हैं तो हम शेयर के टाइम पे इशू करते के टाइम पे हम रिडम्पशन का कुछ भी मेंशन नहीं करते एक्चुअली। लेकिन डिबेंचर जब इशू होता है, ओके, डिबेंचर जब इशू होता है तो उस टाइम पे हमें जो रीपेमेंट का जो कंडीशन है, मतलब रिडम्पशन का जो कंडीशन है वो भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। ओके, अभी रीपेमेंट और रिडम्पशन का कंडीशन मतलब अभी यहाँ पर जब जर्नल एंट्री हम करते हैं ना इश्यू ऑफ डिबेंचर की, तो 6 सिचुएशन के अलग अलग जर्नल एंट्री, मतलब 6 सिचुएशन के जर्नल एंट्री होते हैं। और शेयर्स में हम जर्नल एंट्री करते हैं ना, तो हम जर्नल एंट्री करते समय सिर्फ 3 सिचुएशन के जर्नल एंट्री होते हैं। मतलब डिबेंचर में भी इशू करते समय वो पार को इशू होंगे, प्रीमियम को इशू होंगे और डिस्काउंट को इशू होंगे। ओके, और रिडम्पशन भी रहता है, वो भी पार, प्रीमियम और डिस्काउंट को रिडम्पशन होता है। ओके, तो इसके हिसाब से हमें
जब डिबेंचर जब इश्यू करते हैं तो हमें रिडम्पशन का जो कंडीशन है वो भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। इसकी वजह से यहाँ पर 6 टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री होती है। ओके, इशू की, ओके, इशू की 6 टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री रहते हैं। अभी फर्स्ट टाइप क्या रहेगा, देखो इश्यू करते समय और यहाँ पर रिडम्पशन। ओके, फर्स्ट सिचुएशन क्या रहेगा, समझो इश्यू पार और डिस्काउंट को हुआ है, सॉरी पार को हुआ है इश्यू, और रिडम्पशन है वो पार और डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट एक्चुअली बहुत कम बार एक्चुअली बोलते हैं क्योंकि डिस्काउंट में डिबेंचर्स नॉर्मल इशू नहीं होता, लेकिन पार और डिस्काउंट को इशू रहेगा ना तो भी एक्चुअली एक टाइप का एंट्री होगा, मतलब उसमें चेंजेस नहीं, मतलब दोनों सिचुएशन में एक ही एंट्री होगा। मतलब पार में रिडम्पशन होगा तो भी सेम टाइप ऑफ एंट्री रहेगा, और प्रीमियम में रिडम्पशन होगा तो भी सेम टाइप का जर्नल एंट्री होगा। ओके, अभी सेकेंड टाइप का एंट्री क्या होगा, जब प्रीमियम को इशू हुआ है और रिडम्पशन हो रहा है पार और डिस्काउंट को, रिडम्पशन हो रहा है पार और डिस्काउंट को। थर्ड टाइप का जर्नल एंट्री होगा, डिस्काउंट को इश्यू हो रहा है। ओके, डिस्काउंट को इश्यू हो रहा है और पार और डिस्काउंट को रिडम्पशन हो रहा है। ओके, ये थर्ड टाइप का जर्नल एंट्री होगा। फोर्थ टाइप का जर्नल एंट्री कैसे होगा, समझो पार को इश्यू हो रहा है लेकिन रिडम्पशन होते समय वो प्रीमियम को रिडम्पशन हो रहा है। ओके, ये फोर्थ टाइप का जर्नल एंट्री होगा। नेक्स्ट, प्रीमियम को इश्यू हो रहा है और प्रीमियम को ही रिडम्पशन हो रहा है। नेक्स्ट, डिस्काउंट को इश्यू हो रहा है और प्रीमियम का रिडम्पशन हो रहा है। ऐसे 6 टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री यहाँ पर होगा। ओके, तो 6 टाइप्स का जर्नल एंट्री अभी कैसे होगा वो हम देखेंगे एक्चुअली। ओके, क्यों ये अभी 6 टाइप का नॉर्मल हम कभी शेयर्स इशू करते हैं तो रिडम्पशन का वहाँ पर कुछ भी कंसिडर नहीं करते। रिडम्पशन का हम जो है ना वो रिडम्पशन का हम कुछ भी कंसिडर नहीं करते, वो सिर्फ इशू वाला देखते हैं। इसकी वजह से सिर्फ 3 जर्नल एंट्री होता है इशू का। लेकिन जब डिबेंचर्स हम इशू करेंगे तो हमें रिडम्पशन का कंडीशन भी कंसिडर करना पड़ता है। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पर 6 टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री होगा। रिडम्पशन का भी पार और डिस्काउंट में रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है, क्योंकि जितने अमाउंट हमें पे करने की रहते हैं उससे हमें कम अमाउंट पे करनी पड़ती है और उतने ही अमाउंट हमें पे करनी पड़ती है, तो वहाँ पर उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। हमारे जैसे शेयर्स वाली एंट्री रहती है वैसी एंट्री रहती है। लेकिन जब प्रीमियम पे उसका रिडम्पशन होता है, मतलब जब हम रीपेमेंट करेंगे वो ज़्यादा अमाउंट का हम जब रीपेमेंट करेंगे तो उस टाइप पे हमें अलग एंट्री एक्चुअली। तो प्रीमियम वाला जो रीपेमेंट करते समय जो प्रीमियम है वो हमें रिफंड करने के टाइम पे ज़्यादा रिफंड करना पड़ता है। इसकी वजह से वो लॉस हो रहा है, वो लॉस हमें इशू के एंट्री में हमें एडजस्ट करना पड़ता है। इसकी वजह से अलग से एंट्री होती है। अभी ये तीनों सिचुएशन आपको एक्चुअली मालूम है, लेकिन फिर से एक बार मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये पार, प्रीमियम और डिस्काउंट क्या है आपको ऑलरेडी मालूम है एक्चुअली। ओके, पार को इशू किया, इशू एट पार मतलब 100 रुपीज वाला डिबेंचर फेस वैल्यू, इशू कितनों को किया है, इशू प्राइस कितनी है उसकी 100 रुपीज ही है, तो उसको बोलते हैं पार को इशू किया। ओके, उसके बाद में प्रीमियम कभी 100 रुपीज फेस वैल्यू वाला डिबेंचर है वो 110 को इशू किया, मतलब 10 रुपये प्रीमियम है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर अभी 10 रुपये प्रीमियम है। और डिस्काउंट को इशू किया मतलब क्या, 100 रुपीज़ वाला जो फेस वैल्यू वाला डिबेंचर है वो 90 को इशू किया, तो यहाँ पर 10 रुपये डिस्काउंट है। ओके, तो इसको बोलते हैं इशू। पार को इशू किया मतलब 100 रुपीज़ वाला डिबेंचर 100 को इशू किया तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, वहाँ पर प्रीमियम भी नहीं है, डिस्काउंट भी नहीं है। प्रीमियम को इशू किया मतलब 100 रुपीज़ वाला डिबेंचर 110 को इशू किया, मतलब 10 रुपये हम एक्स्ट्रा कलेक्ट करने वाले हैं, वहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट, डिस्काउंट वाले केस में क्या, 100 रुपीज़ वाला जो डिबेंचर है वो 90 रुपीज़ को हमने इशू कर दिया, मतलब 10 रुपये वहाँ पर डिस्काउंट दे रहे हैं। ओके, तो वो मतलब हमें रिसीव होते समय 90 रुपीज़ ही रिसीव होगा। ओके, इशू के टाइम पे ये मैंने ट्रांजेक्शन बताया, तो इशू टाइम पे एक्चुअली ये हमें एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। इशू करते समय 100 रुपीज़ का डिबेंचर हम 90 रुपीज़ के इशू कर रहे हैं, मतलब हमें अमाउंट जो रिसीव होगी वो 10 रुपये कम रिसीव होगी, मतलब 90 रुपये ही रिसीव होने वाले। ओके, तो इस प्रकार के 3 सिचुएशन है इशू के, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट।
इशू के ये 3 केसेस है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। ओके, तो ये 3 केस में इस प्रकार के रहता है एक्चुअली। यहाँ पर डिस्काउंट भी नहीं है, प्रीमियम भी नहीं है, तो उसको बोलते हैं पार में इशू किया। यहाँ पर प्रीमियम को इशू किया मतलब 10 रुपये एक्स्ट्रा अमाउंट को इशू किया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम वहाँ पर रहता है, वो 10 रुपये हमने एक्स्ट्रा कलेक्ट कर दिया, हमारा प्रॉफिट रहता है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम ट्रांसफर करते हैं। और डिस्काउंट को इशू किया मतलब 10 रुपये का जो डिबेंचर है वो हमने, सॉरी 100 रुपीज़ वाला जो डिबेंचर है वो 90 को इशू किया, मतलब 10 रुपये हमारा एक्चुअली वहाँ पर लॉस हो रहा है, हम रिसीव करते समय 90 रुपीज़ हम कलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो अभी ये 6 टाइप्स का हम जर्नल एंट्री हम देखते हैं एक्चुअली। फर्स्ट टाइप का जर्नल एंट्री, इशू किया, पार को इशू किया और रिडम्पशन कर रहे हैं, वो पार को ही रिडम्पशन कर रहे हैं, मतलब इशू करते समय ने हमें 100 रुपीज़ को इशू किया और रिडम्पशन करते समय हम 100 रुपीज़ और 90 रुपीज़ हम रिडम्पशन करते समय हम रीपेमेंट करने वाले हैं। ओके, तो इस प्रकार के एक्चुअली इशू करते समय पार को इशू किया और रिडम्पशन करते समय पार को रिडम्पशन हो रहा है और डिस्काउंट को रिडम्पशन हो रहा है। एक्चुअली डिस्काउंट को रिडम्पशन हो रहा है तो उसका यहाँ पर इफेक्ट इतना होता नहीं है, इसकी वजह से मैं एक्चुअली डिस्काउंट वाला लिखता ही नहीं हूँ एक्चुअली। ओके ओके, पार और डिस्काउंट मतलब वो कम अमाउंट को एक्चुअली हम रीपेमेंट करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर अभी सिंपल जैसे शेयर्स की जर्नल एंट्री होती है वैसे ही यहाँ पर जर्नल एंट्री होगी, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। ओके, जर्नल एंट्री रहेगी, हम सिंगल जर्नल एंट्री हम ट्रांसफर करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। और डिबेंचर ऐसे मेंशन करते समय हमें याद रखने का है कि ये जितने परसेंट डिबेंचर रहेंगे वो परसेंट भी यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है, मतलब 9%, 8%, 14%, 15%। तो यहाँ पर जितने परसेंट डिबेंचर रहेंगे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो रहेगा वो यहाँ पर हमें मेंशन करना जरूरी है। ओके, तो अभी देखो जर्नल एंट्री हो गई है, सिंपल जर्नल एंट्री हो गई है, फर्स्ट सिचुएशन वाली एंट्री, इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार और डिस्काउंट। तो उस टाइम पे हमारी एक सिंपल जर्नल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ओके, अभी सेकंड सिचुएशन हम देखते हैं। ओके, फर्स्ट सिचुएशन में जर्नल एंट्री ऐसे इस टाइप की होगी। अभी सेकंड सिचुएशन देखते हैं। सेकंड सिचुएशन है इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार और डिस्काउंट। तो सेकंड टाइप पे एंट्री में हमें ऐसी एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ये भी सिंपल वाली एंट्री होगी। जब रिडम्पशन जब पार में होता है तो एक्चुअली सिंपल टाइप की एंट्री होती है, मतलब शेयर्स की जैसी एंट्री होती है ना वैसी सेम एंट्री होती है। ओके, जर्नल एंट्री रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, एक मिनट है, यहाँ पर अमाउंट भी बता देता हूँ। यहाँ पर बैंक अकाउंट भी डेबिट हो जाएगी 100 रुपीज़ और डिबेंचर अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा 100 रुपीज़ ही। ओके, इस प्रकार का एंट्री होगा। ओके, और इस टाइप पे हम इशू कितने को कर रहे हैं, प्रीमियम को इशू कर रहे हैं, मतलब इशू करते समय वो 100 रुपीज़ वाला डिबेंचर है। ओके, 100 रुपीज़ वाला डिबेंचर है वो हम 110 को इशू कर रहे हैं। ओके, और रिडम्पशन करते समय वो 100% 100 को ही रिडम्पशन कर रहे हैं। ओके, तो इस टाइप का एंट्री है। ओके, उसका फेस वैल्यू कितना था, 100 था। ओके, फेस वैल्यू कितना था, 100 रुपीज़ था, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ था। और जब प्रीमियम इशू करते समय प्रीमियम को इशू कर रहे हैं और रिडम्पशन करते समय हम पार को रिडम्पशन कर रहे हैं, तो इस टाइम पे हमारा बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा 100 रुपीज़ से, सॉरी 110 रुपीज़ से, क्योंकि हमें हम ज़्यादा अमाउंट हमें रिसीव होगी, 110 पे हमें बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कभी भी डिबेंचर को जो एंट्री हम करेंगे वो फेस वैल्यू ही रहेगी, तो फेस वैल्यू कितना है डिबेंचर का, 100 रुपीज़, और हम अमाउंट जो एक्स्ट्रा रिसीव कर रहे हैं 10 रुपीज़ वो प्रीमियम को हम ट्रांसफर कर देंगे। तो इस प्रकार से जर्नल एंट्री होगा। ये भी एंट्री हम देखेंगे तो एक्चुअली ये सेम एंट्री है, जो इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री थी वैसी सेम एंट्री है। ओके, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है एक्चुअली। ओके, अभी थर्ड केस हम देखेंगे। ओके, कभी डिफ़िकल्टी रहेगी तो बोलना एक्चुअली मुझे कि समझ में नहीं आ रहा है तो। थर्ड केस में इशू डिस्काउंट को किया, मतलब 90 रुपीज़ को इशू किया 100 रुपीज़ वाला शेयर।
डिबेंचर, और जो रिडम्पशन करते समय हमने 100 रुपीज़ को ही रिडम्पशन कर रहे हैं, मतलब जितना हमें 100 रुपीज़ वाला डिबेंचर है वो 100 को ही रीपेमेंट करेंगे, लेकिन इशू करते समय हमें 100 रुपीज़ वाला डिबेंचर से वो 90 को इशू कर दिया, मतलब हमने लॉस को इशू कर दिया, हम कम अमाउंट हम रिसीव करने वाले। तो यहाँ पर अभी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। ये भी सेम जर्नल एंट्री होती है जैसे ही हमने इशू ऑफ शेयर्स के टाइम पे की थी वैसे ही। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, discount on issue of debenture account debit, okay, to debenture account, ओके। तो इस टाइप की एंट्री होगी। तो एंट्री में अमाउंट कितनी आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हम 90 रुपीज़ हम रिसीव करेंगे, ओके। डिस्काउंट है 10 रुपीज़, और डिबेंचर को हर बार हमारा फेस वैल्यू ट्रांसफ़र होता है 100 रुपीज़। ये जो पहला जो 3 एंट्री हुआ है ना, वो सेम एंट्री जैसे हमने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर इशू करते समय जब जैसे एंट्री होता है वैसे सेम एंट्री होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है क्योंकि रिडम्पशन है वो पार और डिस्काउंट को है, तो इस सिचुएशन में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आता नहीं है, ओके। लेकिन अभी जो फोर्थ वाला एंट्री है ना, वहाँ पर हमें थोड़ा सा देखने का है कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे मेंशन करते हैं वो, ओके। अभी फोर्थ वाला एंट्री इशू एट पार है लेकिन रिडम्पशन एट प्रीमियम है, ओके। इशू एट पार है और रिडम्पशन एट प्रीमियम है, ओके। मतलब 100 रुपीज़ वाला जो डिबेंचर है वो 100 को ही इशू किया है, लेकिन रीपेमेंट करते समय 110 को हमने रीपेमेंट किया है, ओके। तो इस टाइम पे अभी हमारा जो प्रीमियम है, जो हम रीपेमेंट करते समय जो प्रीमियम है वो हमें इशू के एंट्री में हमें एडजस्ट करना पड़ता है, ओके। तो इस टाइप पे अभी डिफरेंट टाइप का एंट्री हो जाएगा, मतलब अभी देखो कैसे एंट्री होगा। बैंक अकाउंट डेबिट हमें कितना अमाउंट मिलने वाला है, 100 रुपये हमें मिलने वाला है, ओके। तो 100 रुपये ही डेबिट रहेंगे क्योंकि हमने इशू करते समय हमने पार को इशू किया हुआ है, ओके। तो डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट कितना हो जाएगा, डिबेंचर अकाउंट भी क्रेडिट होते समय एक्चुअली 100 रुपये को ही क्रेडिट होगा, ओके। लेकिन जब रीपेमेंट हम करने वाला है तो रीपेमेंट करते समय हम 10 रुपये एक्स्ट्रा रीपेमेंट करने वाले हैं, मतलब 100 रुपये का डिबेंचर का रीपेमेंट करते समय हम 110 रुपीज़ हम रीपेमेंट करने वाले। तो एक्स्ट्रा 10 रुपये जो रीपेमेंट करने वाले हैं ना, उसका जो लॉस है ना, वो लॉस हमें इशू के एंट्री में ही एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसकी वजह से हमें एंट्री करना पड़ेगा लॉस ऑन डेबिट, और एक अकाउंट को करना पड़ेगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये भी डेबिट हो जाएगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना है, सॉरी, जो प्रीमियम में जितना हमें रीपेमेंट करने का ना उतना 10 रुपये हम एक्स्ट्रा पेमेंट करने वाले, तो 10 रुपये वो यहाँ पर आ जाएगा, ओके। और क्रेडिट और एक अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ओके। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना, 10 रुपये, ओके। तो इस टाइप पे आप देखेंगे कि एक्चुअली एंट्री इशू की एंट्री है, लेकिन जो प्रीमियम है रिडम्पशन वाला वो हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, ओके। वहाँ पर हम दो अकाउंट को एक्चुअली डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं। हम जो प्रीमियम हमारा पेएबल है वो प्रीमियम हम क्रेडिट कर रहे हैं, ओके, 10 रुपये से, और उसका जो लॉस हो रहा है, मतलब रीपेमेंट के टाइप पे हमारा लॉस होने वाला है, तो वो हम यहाँ पर अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। लॉस और इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बोथ आर द सेम एक्चुअली। आप कोई भी अकाउंट यहाँ पर मेंशन कर देंगे तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दोनों अकाउंट एक्चुअली सेम ही है, ओके। ओके, तो फोर्थ सिचुएशन वाली एंट्री देखो, पार को इश्यू किया है, प्रीमियम को रिडम्पशन हो रहा है, ओके। तो पार को इश्यू किया है, मतलब हमें बैंक अमाउंट हमें कितना रिसीव, अमाउंट कितना रिसीव, 100 रुपीज़ ही रिसीव होगा। डिबेंचर कितने का इशू हो रहा है, 100 रुपीज़ का इशू हो रहा है, लेकिन रीपेमेंट करते समय हमें 10 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करने का है, मतलब 10 रुपये हमारा लॉस होने वाला है रीपेमेंट के टाइम पे, लेकिन वो हमें एडजस्ट करने का इशू के एंट्री में ही। तो इसकी वजह से हमने और एक अकाउंट क्रिएट कर दिया, उसको डेबिट कर दिया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, वो 10 रुपये लॉस है, वो 10 रुपये यहाँ पर मेंशन कर दिया, और उसको क्रेडिट कर दिया एक अकाउंट को, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10 रुपया, ओके। तो इस प्रकार से हमारी एंट्री हो जाएगा, ओके, ये एंट्री, ओके, फोर्थ सिचुएशन की एंट्री, ओके। अभी नेक्स्ट सिचुएशन की एंट्री देखते हैं, फिफ्थ सिचुएशन। टोटल 6 सिचुएशन है टोटल। इशू भी किया है प्रीमियम को ही और रिडम्पशन भी प्रीमियम को ही कर रहे हैं, मतलब इशू करते समय 100 रुपीज़ वाला जो डिबेंचर है वो 110 को इशू किया, और रिडम्पशन करते समय भी
110 को रिडम्पशन किया, मतलब अभी यहाँ पर हमारा 20 रुपया लॉस हो रहा है। इशू सॉरी, एक्चुअली लॉस तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, इशू करते समय हम 10 रुपये एक्स्ट्रा रुपीज़ रिसीव कर रहे हैं और रिडम्पशन करते समय हम 10 रुपये एक्स्ट्रा रीपेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन जर्नल एंट्री मेंशन करते समय वो लॉस भी हमें मेंशन, मतलब प्रीमियम का लॉस हमें सेपरेट मेंशन करने का है, जो इशू करते समय जो प्रीमियम हमें मिलने वाला है वो हमें सेपरेट मेंशन करने का है। ओके, तो अभी ये जर्नल एंट्री कैसी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हमें कितने अमाउंट रिसीव होने वाले हैं? 110 रुपीज़। तो बैंक अकाउंट डेबिट 110 रुपीज़। ओके, डिबेंचर को कितना क्रेडिट होगा? 100 रुपीज़। फेस वैल्यू डिबेंचर को क्रेडिट होगा। ओके, जब हम इशू कर रहे हैं तो हमें प्रीमियम से इशू कर रहे हैं 10 रुपये प्रीमियम से, तो वो प्रीमियम हमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। ओके, वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जब इशू जब प्रीमियम को इशू करते हैं तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट रहेगा। जितने को इशू किया इतने को, 10 रुपये हमने प्रीमियम को इशू किया तो 10 रुपये प्रीमियम का वहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। और जो रिडम्पशन वाला जो प्रीमियम है, वो रिडम्पशन वाला प्रीमियम यहाँ पर 10 रुपये ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, और वो जो जो ये प्रीमियम हमने मेंशन कर दिया वो लॉस होने वाला है अपना रिडम्पशन के टाइम पे, इसकी वजह से वो 10 रुपया प्रीमियम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर करके वो डेबिट करते। तो इस प्रकार के डेबिट हो गया 120 रुपीज़ को और क्रेडिट भी हो गया 120 रुपीज़ को। ओके, तो इस प्रकार से एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट 110 रुपीज़, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10 रुपीज़। ये 10 रुपीज़ कौन सा है? जो रिडम्पशन के टाइम पे हमने जितना रीपेमेंट एक्स्ट्रा करने का है वो प्रीमियम हमें यहाँ पर मेंशन करने का है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट करके डेबिट। ओके, टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट को ऑलवेज वी विल ट्रांसफर द फेस वैल्यू टू द डिबेंचर अकाउंट। तो फेस वैल्यू कितने? 100 रुपीज़। ओके, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये हमें रिडम्पशन के टाइम पे जितना प्रीमियम हमें पे करने का वो हमें मेंशन करने का है। रिडम्पशन के टाइम पे हमें 10 रुपीज़ हमें प्रीमियम रीपेमेंट करते समय एक्स्ट्रा पेमेंट करने का है, तो 10 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। और हम जब इशू करते समय हमने 10 रुपये एक्स्ट्रा कलेक्ट किए है वो है, तो वो 10 रुपये एक्स्ट्रा हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हमें ट्रांसफर करने का है। ओके, तो एंट्री है बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो ऐसी ये 5th टाइप की एंट्री हो जाएगी। ओके, ये एक एंट्री पूछते हैं आपको प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम देते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का, लेकिन उस रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में ये एक एंट्री रहती है और एक एंट्री का जो मार्क्स रहता है वो 3 या 4 3 मार्क्स रहते हैं एक एंट्री को ही। ओके, क्योंकि ये एंट्री जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एंट्री है, तो इसकी वजह से एक ही एंट्री को 2 या 3 मार्क्स रहता है। ओके, तो अभी लास्ट केस देखो, इशू करते समय हमने 90 को इशू किया और रिडम्पशन करते समय हम प्रीमियम को रिडम्पशन करें, मतलब 100 रुपीज़ वाला डिबेंचर हमने 90 को इशू किया। ओके, 90 को इशू किया और रिडम्पशन करते समय हमने प्रीमियम को रिडम्पशन कर दिया कि 10 रुपये हम एक्स्ट्रा पेमेंट करने वाले। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली हमारा लॉस ज़्यादा होने वाला है। ये एंट्री में हमारा लॉस भी नहीं था, प्रॉफिट भी नहीं था, क्योंकि 110 ले रहे हैं, 110 वापस कर रहे हैं। लेकिन इस एंट्री में देखो, हम 90 रुपीज़ ले रहे हैं और वापस करते समय 110 कर रहे हैं, मतलब 20 रुपीज़ हमारा लॉस हो रहा है। ओके, तो अभी ये जर्नल एंट्री कैसा होगा? बैंक अकाउंट डेबिट हमें कितना रुपीज़ रिसीव होने वाला है? 90 रुपीज़। 90 रुपीज़ हमें रिसीव होने वाला है। डिबेंचर को हमें फेस वैल्यू ट्रांसफर करने का है, तो 100 रुपीज़ फेस वैल्यू आएगा। ओके, यहाँ पर हम और एक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये सेम अकाउंट में हमने ऐड कर दिया तो भी चलता है एक्चुअली। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट है ना, वो मेंशन कर देंगे तो भी चलेगा, नहीं तो लॉस में वो अमाउंट मेंशन कर दी तो भी चलता है एक्चुअली। लेकिन यहाँ पर आपको समझने के लिए मैं सेपरेट मेंशन कर देता हूँ। जब हम इशू कर रहे थे तो हमने 10 रुपये डिस्काउंट को इशू कर दिया, मतलब 10 रुपया हमारा लॉस हो रहा था इशू करते समय, तो ये लॉस मैंने 10 रुपये यहाँ पर मेंशन कर दिया। और रिडम्पशन करते समय हम प्रीमियम को रिडम्पशन कर रहे हैं 10 रुपये, तो यहाँ पर 10 रुपये आएगा प्रीमियम और यहाँ पर भी 10 रुपये आ जाएगा। ओके, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये रिडम्पशन का प्रीमियम या दो जगह पर मेंशन कर दिया, लॉस 10 रुपया और ये प्रीमियम क्रेडिट को कर दिया 10 रुपया रिडम्पशन वाला, और इशू वाला जो डिस्काउंट है उसका सेपरेट एंट्री मेंशन कर दिया। नहीं तो यहाँ पर एक ही अमाउंट 20 रुपीज़ मेंशन कर देता ना तो भी चलता था, मतलब लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 20 रुपीज़, वैसे लिखेंगे तो भी चलेगा, सेपरेट लिखेंगे तो भी चलेगा, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 20 रुपीज़ कर दिया तो भी चलेगा। ओके, तो ये अभी देखो डेबिट हो गया 110 रुपीज़, क्रेडिट भी हो गया 110 रुपीज़, मतलब यहाँ पर एंट्री हमारी टैली हो रही है। ओके, तो ये 6 टाइप्स ऑफ एंट्री है, 6 टाइप्स ऑफ एंट्री है। ओके, जब फर्स्ट केस है इशू एट पर रिडम्पशन एट डिस्काउंट,
रिडम्पशन एट पार और डिस्काउंट, मतलब इशू प्राइस है 100 रुपीज़, ओके, और 100 रुपीज़ को इशू हो रहा है, ओके। रिडम्पशन भी रिडम्पशन हो रहा है एक्चुअली 100 रुपीज़ का फेस वैल्यू है, हम यहाँ पर फेस वैल्यू हर टाइम पे हमने फेस वैल्यू कितना मेंशन किया, 100 रुपीज़ हमारा फेस वैल्यू है हर टाइम पे, 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है, मतलब 100 रुपीज़ का शेयर हमने 100 को इशू किया, और रिडम्पशन करते समय हम 100 रुपीज़ को ही रिडम्पशन करेंगे और 100 रुपीज़ से कम को रिडम्पशन करेंगे, क्योंकि रिडम्पशन करते समय लॉस नहीं हो रहा है ना, तो इसकी वजह से वो एडजस्ट करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब रिडम्पशन करते समय एक्स्ट्रा अमाउंट हमें जब रीपेमेंट करनी पड़ेगी, तभी हमें वो एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है इशू के एंट्री में, ओके। तर आता बघा, जेव्हा आपल्याला फेस व्हॅल्यूला आपण इश्यू करताना आपण पारला इश्यू करतोय आणि रिडम्पशन करताना सुद्धा पारला इश्यू रिडम्पशन करतोय, तर त्या केसमध्ये आपली एक सिंपल जर्नल एंट्री होणार बँक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, कारण तिथे रिडम्पशनचं काही आपल्याला ॲडजस्ट करण्याची गरज नाही आहे, ओके। त्यामुळे 100 रुपीज डेबिट 100 रुपीज क्रेडिट। सेकंड केस आहे इश्यू केला आपण प्रीमियमला आणि रिडम्पशन करतोय पारला, तर जेव्हा पारला किंवा डिस्काउंटला जेव्हा रिडम्पशन होतं ना, तेव्हा रिडम्पशनची जी एंट्री आहे ना, ते आपल्याला इश्यूच्या वेळेस आपल्याला ॲडजस्ट करण्याची गरज नसते, कारण तिथे लॉस होत नाही रिडम्पशनच्या वेळेस। त्यामुळे सिंपल जर्नल एंट्री होते बँक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट अँड टू सिक्युरिटी प्रीमियम अकाउंट। आपण इश्यू करताना आपण प्रीमियमला रिडम्पशन इश्यू करताना आपण प्रीमियमला आपण इश्यू करतोय, त्यामुळे प्रत्येक वेळेस लक्षात ठेवा डिबेंचरची जी अमाऊंट आहे ती फेस व्हॅल्यू डिबेंचर अकाउंटला ट्रान्सफर होईल, आणि जी इतर अमाऊंट असेल म्हणजे डिस्काउंट असेल किंवा प्रीमियम असेल त्याचे आपल्याला सेपरेट आपलं अकाउंट आपल्याला मेन्शन करावं लागतं। बघा प्रत्येक वेळेस बघा इथे सुद्धा डिबेंचरला आपण 100 रुपीजच आपण क्रेडिट केलेले आहेत, कारण डिबेंचरची फेस व्हॅल्यू किती 100 रुपीज, ओके। सेकंड केसमध्ये बघा बँक अकाउंट डेबिट आपल्या 110 आपल्याला रिसिव्ह होणार आहेत, म्हणून 110 डेबिट, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट प्रत्येक वेळेस फेस व्हॅल्यू 100 रुपीज, आणि जी 10 रुपीज आपण एक्स्ट्रा प्रीमियम आपण जो रिसिव्ह करणार तो आपल्याला प्रीमियम अकाउंटला आपल्याला क्रेडिट करायचा सिक्युरिटी प्रीमियम अकाउंट, ओके। नेक्स्ट थर्ड केस आहे 100 रुपीजवाला जो डिबेंचर आहे तो 90ला इश्यू केला, म्हणजे डिस्काउंटला इश्यू केला, रिडम्पशन करताना पारला रिडम्पशन केला, ओके। रिडम्पशन करताना पारला रिडम्पशन केला, म्हणजे 100 रुपीजचा जो डिबेंचर आहे तो 90ला इश्यू केला, म्हणून अमाऊंट किती रिसिव्ह होणार आहे 90 रुपीज रिसिव्ह होणार आहे, ओके। इश्यू करताना आपला लॉस होणार आहे, तो डिस्काउंट अकाउंटला आपल्याला ट्रान्सफर करायचा, डिस्काउंटला आपण इश्यू करतो म्हणून त्या डिस्काउंट अकाउंटला आपल्याला ट्रान्सफर करायचं आहे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10 रुपीज, आणि बघा प्रत्येक वेळेस डिबेंचर 100 रुपीजलाच क्रेडिट होणार आहे, डिबेंचर आपण इश्यू करते म्हणून डिबेंचरला प्रत्येक वेळेस 100 रुपीजला क्रेडिट होणार आहे, ओके। आणि म्हणजेच 100 रुपीजला क्रेडिट म्हणजे फेस व्हॅल्यूला क्रेडिट होणार आहे, प्रत्येक वेळेस आपल्या डिबेंचरला फेस व्हॅल्यूज आपल्याला ट्रान्सफर करायचे, ओके। नेक्स्ट केस बघा, आता या केसमध्ये आपल्याला कॅल्क्युलेशन जास्त आहे, कारण की पारला आपण इश्यू करतोय पण रिडम्पशन आपल्याला प्रीमियमला करायचं, म्हणजे रिडम्पशनला आपला लॉस होतोय, मग ज्यावेळेस आपल्याला रिडम्पशनला जेव्हा लॉस होतो ना, तेव्हा आपल्याला एक नवीन अकाउंट आपल्याला क्रिएट करायचं असतं, ते म्हणजे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट करायचं असतं आणि क्रेडिट करायचं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बघा प्रत्येक पुढच्या एंट्रीमध्ये आपण हेच केलेलं आहे, जेव्हा प्रीमियमला रिडम्पशन केलं तेव्हा आपण हे दोन अकाउंट आपण क्रिएट केलेले आहेत, ओके। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट आणि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, ओके। तर जर्नल एंट्री बघा बँक अकाउंट डेबिट आपण किती अमाऊंट आपण रिसिव्ह करणार आहोत 100 रुपीज, म्हणून 100 रुपीज डेबिट, प्रीमियमचा जो 10 रुपीज लॉस येतो आपण इथे ॲडजस्ट करतोय लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंटला प्रत्येक वेळेस क्रेडिट करताना आपल्याला फेस व्हॅल्यूला आपण क्रेडिट करणार आहोत, आणि जो रिडम्पशनचा जो प्रीमियम आहे तो आपण प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंटला आपण क्रेडिट करणार आहोत, म्हणजे हे प्रीमियम आपण डेबिट आणि क्रेडिट करून आपण ते नील करतोय, ओके। आणि इश्यू करताना आपण पारला इश्यू केलं त्यामुळे 100 रुपीज डेबिट झालेले बँक अकाउंट, आणि डिबेंचरला सुद्धा क्रेडिट प्रत्येक वेळेस आपण फेस व्हॅल्यूलाच आपण क्रेडिट करणार आहोत, ओके। नेक्स्ट एंट्री बघा फिफ्थ केस सिच्युएशन, प्रीमियमला आपण इश्यू केलेलं आहे आणि प्रीमियमलाच आपण रिडम्पशन करतो। आता मी अमाऊंट थोडीशी चेंज करतो, प्रीमियम आपण इश्यू करताना आपण 105चं प्रीमियमला इश्यू केलं आणि रिडम्पशन करताना 110ला आपण रिडम्पशन केलं, तर आता बघा काय सिच्युएशन होते, बँक अकाउंट डेबिट आपला अमाऊंट किती रिसिव्ह होईल 105 रुपीज रिसिव्ह होईल, ओके। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिडम्पशनचा लॉस किती आपला 10 रुपीज आहे, म्हणून 10 रुपीज डेबिट होईल, ओके। नेक्स्ट डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, डिबेंचरला प्रत्येक वेळेस आपण फेस व्हॅल्यूज आपण ट्रान्सफर करणार आहोत 100 रुपीज टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, म्हणजे रिडम्पशनचा प्रीमियम किती आपला 10 रुपीज आहे म्हणून ते 10 रुपीज क्रेडिट होईल, टू सिक्युरिटी प्रीमियम अकाउंट, आता सिक्युरिटी प्रीमियम आपला किती आहे 5 रुपीज आहे म्हणून 5 रुपीज आपला क्रेडिट होईल, ओके। तर अशा पद्धतीने तुम्ही टोटल केली तर 115 क्रेडिट होते आणि 115 डेबिट होते, ओके। फिफ्थ सिच्युएशन होती। आणि लास्ट सिच्युएशन डिस्काउंटला आपण इश्यू केलं आणि प्रीमियमला ॲडजस्ट केलं, आता प्रीमियम इथे 105 मी करतो, बघा आता काय एंट्री होईल, डिस्काउंटला इश्यू केलं म्हणजे बँक अकाउंट आपल्याला किती रिसिव्ह होईल 90 रुपीजच रिसिव्ह होईल,
ओके, इश्यू करताना आपला 10 रुपीज आपल्या डिस्काउंटला आपण इश्यू करतो म्हणून 10 रुपीज आपले क्रेडिट होतील, डेबिट होतील. ओके, डिबेंचरला प्रत्येक वेळेस आपल्याला फेस व्हॅल्यूलाच आपल्याला मेन्शन करायचे 100 रुपीज. आणि रिडम्पशनचं प्रीमियम किती आहे? 5 रुपीज आहे, म्हणून लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 5 रुपीज आणि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ अकाउंट 5 रुपीज. हे आपण जे रिडम्पशनचं जे प्रीमियम आहे ते आपण डेबिट क्रेडिट करून आपण ॲडजस्ट करतो इथे. लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट आणि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट क्रेडिट. ओके, तर हे आपण डेबिट क्रेडिट करतो. आता 5 रुपीज प्रीमियम होता म्हणून 5 रुपीज डेबिट, 5 रुपीज क्रेडिट. बघा, डेबिट झालं 105 रुपीज, क्रेडिट सॉरी डेबिट झालं 105, क्रेडिट पण झाले 105. ओके, तर अशा आपल्या 6 टाईप्स ऑफ एंट्री होतात जेव्हा इश्यू ऑफ डिबेंचर असणार आहे तेव्हा. ओके, 6 टाईप्सच्या एंट्री होणार आहे जेव्हा इश्यू ऑफ डिबेंचर असणार आहे तेव्हा. आता डिबेंचर्स ना, ओके, पहिल्यांदा ह्या 6 जर्नल एंट्रीमध्ये कोणाला काय डिफिकल्टी आहे का? ओके, या 6 जर्नल एंट्रीमध्ये कोणाला काय डिफिकल्टी आहे का? कारण याच 6 जर्नल एंट्रीपैकी एक जर्नल एंट्री तुमच्या प्रॉब्लेममध्ये कुठली तरी असणार आहे. ओके, कोणती तरी एक जर्नल एंट्री आपल्या प्रॉब्लेममध्ये असणार आहे, म्हणजे जे रिडम्पशनचा प्रॉब्लेम असेल तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये इश्यूची एंट्री आपल्याला विचारतात. ओके, त्यानंतर कधी तुम्हाला कधी डिफिकल्टी नसेल तर आपण पुढे बघूया. आता इश्यू करताना ना ॲक्च्युली काही वेळेस ना डिबेंचर्स ना ॲज अ कोलॅटरल सिक्युरिटी म्हणून पण इश्यू करतात. कोलॅटरल सिक्युरिटी म्हणजे लोन दिलं ना आपण, बँकेकडून आपण लोन घेतलं तर बँकेला आपण कोलॅटरल सिक्युरिटी म्हणून आपण डिबेंचर इश्यू करणार. म्हणजे ॲक्च्युली आपण डिबेंचर इश्यू करत नाही आहोत, म्हणजे कोणालाही आपण असे सेपरेटली इश्यू करून आपण अमाऊंट घेत नाही आहोत. तर आपण फक्त सिक्युरिटी म्हणून ते इश्यू करून ठेवतो. कधी आपण लोन रिपेमेंट कधी केलं नाही तरच ते डिबेंचर आपले क्रिएट होतील, अदरवाईज ते डिबेंचर आपल्याला कॅन्सल करावे लागतात. ओके, काय मी सांगितलं? इश्यू ऑफ डिबेंचर ॲज अ कोलॅटरल सिक्युरिटी. ओके, ये अभी हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं. इसका एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली पूछते हैं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स मैच द पेयर्स में पूछ सकते हैं. एक्चुअली इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, म्हणजे एक्चुअल में इशू नहीं किया है, लेकिन ये एक्चुअली जब हम बैंक से लोन लेते हैं, नहीं तो किसी पार्टी से हम लोन लेते हैं, तो उस टाइम पे हम कोलैटरल सिक्योरिटी करके हम वो डिबेंचर इशू कर देते हैं. और वो एक्चुअली इशू करके हम उस पर एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं पे करते. जब हम कोलैटरल सिक्योरिटी जब इशू करते हैं तो हम उस पर एक जो इंटरेस्ट नहीं पे करते, हम लोन का जो इंटरेस्ट है वही हम पे करेंगे. ओके, बट हमने डिफॉल्ट कर दिया रीपेमेंट करते समय लोन का, तो ये डिबेंचर्स हमारा क्रिएट हो जाएगा. ओके, सिक्योरिटी करके वो क्रिएट हो जाएगा, मतलब वो डिबेंचर्स हमारा क्रिएट हो जाएगा और हमें वो डिबेंचर मतलब वो सिक्योरिटी करके हमने इशू करके रखा है एक्चुअली. ओके, तो इसका एक्चुअली 2 टाइप ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है. एक बात, पहली बात ध्यान रखना, ये कोलैटरल सिक्योरिटी जो इशू किया है वो एक्चुअली हमने डिबेंचर एक्चुअली उस पर हम मतलब इंटरेस्ट का रीपेमेंट नहीं करेंगे, नहीं तो हम रीपेमेंट भी नहीं करेंगे डिबेंचर्स का. ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए इशू किया हुआ है, ये पहली चीज़. इसके हम इंटरेस्ट नहीं पे करने वाले. कभी 9% डिबेंचर इशू किया हुआ है कोलैटरल सिक्योरिटी, मतलब हमें 9% इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा. समर के जो सामने वाला जो पार्टी रहेगा जिसने ये डिबेंचर परचेस किया है उसको हमें 9% इंटरेस्ट पे करना रहता है. लेकिन जब कोलैटरल सिक्योरिटी जब डिबेंचर हम इशू करते हैं तो डिबेंचर्स वाला जो इंटरेस्ट है वो हम पे नहीं करते. इंटरेस्ट हम खाली जो बैंक लोन लिया है, नहीं तो जो हमने जो सामने वाले पार्टी से हमने जो लोन लिया है तो उसको ही हम सिर्फ उसका ही इंटरेस्ट हम पे करते. ये डिबेंचर्स का इंटरेस्ट हम पे नहीं करते, पहली चीज़. दूसरी चीज़, यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते समय एक्चुअली 2 टाइप से एक्चुअली एंट्री होता है. एक फर्स्ट है, हम अकाउंट्स में एंट्री नहीं करते, इसका हमें अकाउंट्स में एंट्री नहीं करने का, ये फर्स्ट टाइप है, ये फर्स्ट मेथड है अकाउंट में एंट्री नहीं करने का. लेकिन वो जो हम ये करेंगे ना तो हमें सिर्फ उसको हमें नोट्स में एक्चुअली मेंशन करने का रहता है. नोट्स में मेंशन करने का रहता है कि कोलैटरल ये लोन हम इशू करते हैं ना, तो जर्नल एंट्री होता है लोन का, लोन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट. ओके, फर्स्ट सिचुएशन बोल रहा हूँ, फर्स्ट सिचुएशन का जर्नल एंट्री रहेगा फर्स्ट मेथड. ओके, फर्स्ट मेथड में हमारा एंट्री होगा सिर्फ लोन का. जब लोन का एंट्री होता है एक्चुअली लोन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, फर्स्ट मेथड में हमारा एक ही एंट्री, मतलब वो एक्चुअली
लोन, ये जब डिबेंचर हम इशू करते हैं ना तभी हमें एंट्री नहीं करने का है, लेकिन हमें कभी पेमेंट करते समय डिफॉल्ट कर दिया तो ही हम एंट्री ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री होगा लोन अकाउंट डेबिट, मतलब लोन कैंसिल कर देंगे और डिबेंचर इशू कर देंगे। तो जर्नल एंट्री होगा लोन अकाउंट डेबिट, डिफॉल्ट कर दिया तो ही एंट्री होगा लोन अकाउंट डेबिट, डिफॉल्ट कर दिया तो ही एंट्री होगा। बार बार बोल रहा हूँ, डिफॉल्ट कर दिया तो ही एंट्री होगा फर्स्ट सिचुएशन में, मतलब फर्स्ट मेथड में हमें एंट्री नहीं करने के, नो एंट्री। फर्स्ट मेथड में हमें नो एंट्री, एंट्री नहीं करेंगे हम डिबेंचर इशू की। ओके, डिबेंचर इशू वाली हम एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में। ओके, पेमेंट करते समय हमने कभी रीपेमेंट किया नहीं तो उस टाइप पे हमें ये एंट्री हमें करना पड़ेगा। डिफॉल्ट इन पेमेंट रहेगा तो हमें ये एंट्री हम कर देंगे। क्या एंट्री करने के, लोन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ओके, और सेकंड मेथड, अभी सेकंड मेथड में हमें एंट्री करना पड़ता है, लेकिन फर्स्ट मेथड में हम एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन उसका हम नोट्स में वो मेंशन कर देंगे कि लोन के नीचे सो एंड सो नंबर ऑफ 9% और 10% डिबेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ऐसे हम जब नोट्स मेंशन करेंगे, जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पर हम नोट्स प्रिपेयर करते हैं ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, तो डिबेंचर मेंशन करेंगे तो डिबेंचर के नीचे वहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे, नहीं तो नोट्स में हम मेंशन कर देंगे कि डिबेंचर्स आर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर दिस लोन। ओके, तो ऐसा अपन वैसे हम लिख देंगे एक्चुअली जिस टाइम पे हम कोलेटरल फर्स्ट मेथड में। और सेकंड मेथड में हम एंट्री करते, तो एंट्री क्या करते एक्चुअली, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट। ओके, डिबेंचर हमने क्रेडिट कर दिया, लेकिन डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट कर दिया, यहाँ पर बैंक नहीं रिसीव होने वाला है। तो यहाँ पर सेकंड मेथड में हम ओके, सेकंड मेथड में हम एंट्री करने वाले हैं, लेकिन एंट्री क्या करने वाले, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, मतलब डिबेंचर ये इशू करेंगे वो लाइबिलिटी साइड को आ जाएगा। ओके, और जो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट जो हमने प्रिपेयर किया है वो अदर नॉन करंट एसेट में हम ट्रांसफर कर देंगे। ओके, और जब हम लोन रीपेमेंट कर देंगे तो एंट्री हम रिवर्स कर देंगे ये। ओके, कभी कभी एंट्री हमारा लोन का पेमेंट हमारा कंप्लीट हो गया तो ये एंट्री है ना हम रिवर्स कर देंगे। ओके, और जब डिफॉल्ट इन पेमेंट रहेगा, डिफॉल्ट इन पेमेंट रहेगा तो हम ये एंट्री ट्रांसफर कर देंगे, डिबेंचर सॉरी लोन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ओके, कंफर्म है, ये डिबेंचर इशू एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, ये वाला एक्चुअली इशू इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ये जो मैंने अभी बताया ना, ये सभी चीज़ें आपको फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द पेयर्स में पूछ सकते हैं, ऐसे एक्चुअली सेपरेटली एंट्री पूछते नहीं है एक्चुअली कहाँ पर। ओके, फर्स्ट मेथड में नो एंट्री, सेकंड मेथड में ये एंट्री हो जाएगा, और फर्स्ट मेथड में जब डिफॉल्ट होगा तो ये एंट्री होगा, और सेकंड मेथड में डिफॉल्ट होगा तो ये एंट्री होगा। ओके, और ये 6 टाइप्स ऑफ एंट्री, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 टाइप्स ऑफ एंट्री होता है इश्यू ऑफ डिबेंचर का। ओके, इश्यू ऑफ डिबेंचर का 6 टाइप्स का एंट्री होता है। और एक चीज़ रहती है, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब यहाँ पर हम बैंक अकाउंट डेबिट मेंशन कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर वो एसेट अकाउंट को डेबिट रहेगा। ओके, एसेट अकाउंट को डेबिट रहेगा, नहीं तो कभी बिजनेस परचेस कर रहे हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू, मतलब वो एक्चुअली डिबेंचर इशू वाला है, वेंडर्स से हम परचेस करें तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, मतलब जहाँ पर बैंक लिखा हुआ है ना वहाँ पर वो एसेट अकाउंट डेबिट होगा, नहीं तो वेंडर से हमने परचेस किया हो तो वेंडर को डेबिट होगा। तो इस प्रकार के एक्चुअली एंट्री ट्रांसफर होता है इंटरेस्ट परचेस इशू ऑफ डिबेंचर एज अदर फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन। ओके, कुछ डिफिकल्टी है?